कविवर दिनकर की पंक्तियां हैं कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, बाधाओं में रह के नाम किया है। विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को झंझोरते हैं पल पल, तन को मरोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर जाकर ही, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। तो ये पंक्तियां मुझे महात्मा गांधी के ऊपर एकदम सटीक लगी। महात्मा गांधी जिनका विश्वास था कि मानवता के ऊपर विश्वास कभी मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, सागर की कुछ बूंदे गंदी हो जाने से संपूर्ण मानवता, संपूर्ण सागर गंदा नहीं हो जाता है। उसी प्रकार मानवता के लिहाज में कुछ खामियां होने से संपूर्ण मानवता खारिज नहीं हो सकती। मानवता में आपका अखंड विश्वास होना चाहिए। उसी विश्वास के बलबूते पर जो व्यक्ति अकेला निकला था, एकला चलो रे के सिद्धांत पर आगे बढ़ा था और लाखों का हुजूम अपने पीछे एकत्रित कर लिया। इनके पास जो हथियार थे वो विश्व में सबसे निराले अनुपम थे, सत्य और अहिंसा। संपूर्ण विश्व हिंसा को सबसे महत्वपूर्ण मानता था। उसी के बलबूते पर दुनिया को जीतने की तमन्ना रखता था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो या वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसी के बल से इन्होंने दुनिया को जीतने का प्रयास किया था। लेकिन ये एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंसा की बजाय अहिंसा पे बल दिया। तो आज हम गांधी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं सुंदर और आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। महात्मा गांधी, सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जानने की कोशिश करें तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, गुजरात। आरंभिक शिक्षा इनकी ग्रामीण स्तर पर हुई। उसके पश्चात इन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है, ऑटोबायोग्राफी में, कि इनके अंदर भी वो तमाम खामियां थी जो एक आम इंसान में होती है। इनका परिवार जो कि मांस मदिरे के सेवन नहीं करता था, लेकिन बचपन में बुरी संगत के कारण इन्होंने मांस का भक्षण भी किया, मदिरे के सेवन भी किया था। बचपन में इन्होंने अपने पिताजी के पैसों की चोरी भी की थी। पैसे की चोरी हो, मांस मदिरा का भक्षण हो, बुरी लत हो, गलत संगत हो। इसके पश्चात इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया। बाल विवाह हो गया था, 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। आप सोच सकते हैं कि जिनका विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया, वो व्यक्ति जिंदगी में इतना आगे बढ़ा, अकल्पनीय है। तो ये तो इनका बचपन गुजरा। इनके पश्चात इन्होंने शिक्षा अर्जित करने के लिए विदेश में गए। इंग्लैंड में इन्होंने वकालत की, LLB का कोर्स किया। गांधी जी थोड़े दब्बू प्रवृत्ति के आदमी थे। बोलने में हिचक थी इन्हें, इतना ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाते थे। आवाज़ भी इतनी मधुर नहीं थी और न ही आवाज़ में इतना औदार्य था कि हर किसी को अपनी आवाज़ वो अच्छे से समझा पाए। तो इन्होंने यहाँ इंडिया में आने के पश्चात वकालत का धंधा प्रारंभ किया, लेकिन वो प्रॉपर चल नहीं पाया। इतना अच्छा इनके पास कौशल न होने के कारण
इनको अच्छी वकालत नहीं कर पाए इंडिया में। तो कोई काम ना होने के कारण इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम मिल जाए जो मेरे अनुसार सही से हो पाए। तो एक गुजरात का ही व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई बंधु थे जिनका व्यापार दक्षिणी अफ्रीका में चलता था। अब्दुल्ला भाई बंधुओं के अंदर कोई संपत्ति को लेकर झगड़े हुए और इसी की वजह से वहाँ दक्षिणी अफ्रीका में कोर्ट में इनका केस चला गया। अब कोर्ट में वहाँ पर अंग्रेजी समझी जाती थी, लेकिन इनका केस है जो ट्रांसलेट होता था गुजराती में। तो वहाँ द्विभाषी की आवश्यकता थी, जो अंग्रेजी को गुजराती में ट्रांसलेट कर पाए और गुजराती को अंग्रेजी में। तो महात्मा गांधी जो कि इस दोनों को अच्छे से जानते थे, तो महात्मा गांधी को अब्दुल्ला ने अफ्रीका बुलाया। तो गांधी अफ्रीका गए 1893 में 1893 में वे अफ्रीका गए थे और इसी काम में लग गए भाषा का ट्रांसलेट करने में। ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल है। अब जो भाषा को ट्रांसलेट करना तो सबसे सिंपल काम होता है, तो उसी में लगे 1893 में। वहाँ उन्होंने ये कार्य अच्छे से पूरा किया। लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा गांधी के साथ एक घटना घटित हुई। एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर गांधी को फर्स्ट क्लास के डब्बे से अंग्रेजों ने नीचे फेंक दिया। बोले कि तुम काले लोग हो, तुम्हारा स्थान फर्स्ट क्लास डब्बे में नहीं है, तुम जाके पैसेंजर में बैठो। तो वहाँ गांधी को लगा कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, ठीक है, तो मैं वहाँ क्यों, मेरे अधिकार है। उन्होंने गांधी ने वहाँ अधिकारों की बात की, तो वहाँ उन्हें समझाया गया कि यहाँ कोई अधिकार नहीं चलते हैं। अधिकार वही है जो एक बार हम कह देंगे, हम जो कहेंगे वही अधिकार है। तो गांधी समझे कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। तो बताते हैं गांधी खुद ने ऑटोग्राफ में लिखा कि मेरी जीवन की घटना की सबसे जो इम्पोर्टेंट रही वो यही है। रेलवे स्टेशन से मुझे जब नीचे उतारा गया तो मैंने सोच लिया था कि हमें अधिकार प्राप्त करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, जो भी कार्य करने होंगे, वो मैं करूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ शिक्षा अर्जित की थी मैन। उसके बाद जब वो इस केस के सिलसिले में गए थे तो कोर्ट के अंदर भी जो भारतीय थे या कोई अदर अंग्रेज थे, उन्हें वहाँ पर कोई सहूलत नहीं दी जाती थी। कोर्ट जज के सामने भी सर झुका के खड़ा होना पड़ता था। उन्हें मतलब कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों के साथ विशेष सहूलियत की जाती थी। तो वहाँ भी इन्होंने सीखा था कि यहाँ तो ऊंच नीचे भेदभाव है, नस्लवाद है, वहाँ भी इन्होंने जाना। उसके पश्चात जब वहाँ स्थानीय स्तर पर जब वहाँ अफ्रीका में रहे तो वहाँ पासपोर्ट सिस्टम था, पंजीकरण सिस्टम था। पासपोर्ट में आप कहीं भी जा रहे हो अपने घर से बाहर तो आपको एक कागज मिलेगा, उस कागज के अनुसार ही आप बाहर जा सकते हो। जाने का निश्चित टाइम है, काम करने का निश्चित टाइम है, किसके पास काम करोगे उसका निश्चित टाइम है। एक बार आने के बाद दोबारा वापस जाने के लिए मालिक की अनुमति के बाद नहीं जा सकते हो। पंजीकरण है, शादी विवाह का पंजीकरण है। आप किसी अंग्रेज के साथ शादी नहीं कर सकते हो। किसके साथ शादी कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा शादी का, ये कोई निश्चित नहीं थी, ठीक है ना। किसी के साथ अत्याचार किया जा सकता था, कोई केस नहीं था, न सुनवाई थी, न दलील थी। गांधी इससे बड़े पीड़ित हुए कि हमारे जो भाई बंधु भारतीय हैं जो कि यहाँ अफ्रीका में रह रहे हैं, इंडिया में तो बहुत हालत ख़राब थी लेकिन अफ्रीका में उससे भी ख़राब थी। तो गांधी ने यह निश्चित किया कि मैं अब वापस इंडिया में तभी जाऊँगा जब इनके अधिकारों की मैं सहूलियत इनको प्रदान करूँ, इन्हें भी कुछ अधिकार दिया जाए। तो वहाँ पर इन्होंने एक टॉल्स्टॉय फॉर्म स्थापित किया। टॉल्स्टॉय फॉर्म के बाद द्वारा इन्होंने वहाँ पे लोगों को समझाया कि आपका पंजीकरण जो है उसमें आपको यहाँ आंदोलन करने की आवश्यकता है, इसे रद्द करवाने के लिए। तो ये जो महात्मा गांधी एक मूवी बनी हुई है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि गांधी जी ने कैसे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, कैसे लोगों को समझाया। और यहीं से इन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग निकाला। उन्होंने बोला सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य बोलिए, डरने की आवश्यकता नहीं, और लेकिन हिंसा का सहारा मत लीजिए। कार्य जो भी करना है अहिंसा के माध्यम से कीजिए। तो सत्य और अहिंसा के द्वारा इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म में, या अंग्रेजों को झुकना पड़ा, जेलर को झुकना पड़ा,
पीड़ित किए गए, मारने की कोशिशें की, लेकिन अंततः गांधी विजय हुए और जो ये पासपोर्ट सिस्टम है, पंजीकरण वाला सिस्टम, इसमें सहूलियतें दी गई। और जब ये सहूलियतें दी गई थी तो गांधी जी काफ़ी पॉपुलर हो गए इंडिया में। उनका एक सिद्धांत था अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, मतलब अंत्योदय का सिद्धांत। अंत्योदय का मतलब अंत वाले का उदय होना चाहिए। जो ये अंत में थे ना पासपोर्ट सिस्टम वाले हैं, जो गरीब कुचले काले जो इंडियन थे, इनका भी उत्थान होना चाहिए। अनटू द लास्ट है, रिस्किन का बॉन्ड की किताब थी, उससे ये प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। उसके पश्चात जब इन्होंने अपना कार्य किया तो ये लमसम वैसे तो इंडिया आते रहते थे, लेकिन फाइनली 9 जनवरी 1915 में ये इंडिया आए थे। इसी की याद में 9 जनवरी को हम विश्व प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। इंडिया का जो विश्व प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। भारत में आने के पश्चात इनको कांग्रेस का प्रमुख बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। जब गांधी जी इंडिया आए थे तो उसी जहाज से अंग्रेज़ों के बहुत बड़े बड़े नेता थे, अंग्रेज़ों के बड़े बड़े अफसर भी आए थे, लेकिन उनके सम्मान में कोई नहीं आया और गांधी के सम्मान में पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन पर पग देने की जगह नहीं थी, जहाँ पोर्ट से उतरे थे वहाँ भीड़ ही भीड़ थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा ये क्या है, ऐसा क्या बंदा है। तो गांधी का इतना प्रभाव इन्होंने स्थापित कर लिया था अफ्रीका में कि इंडिया वालों ने सोचा था कि हमारा जो उद्धार कर सकता है वो यही बंदा कर सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी के ऊपर विशेष स्नेह दर्शाया। उन्होंने बोला कि आप हमारा उद्धार कर सकते हो। वैसे तो सभी कांग्रेस बहुत ज़्यादा इन्हें अटैचमेंट था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो पुराने नेता थे उन्होंने बोला था कि अब आगे आपको ही ले जाना है। और गांधी को बोला था कि आप है ना पहले देश को समझिए। कोई भी देखो, जो इब्राहिम लिंकन है उनका एक कोटेशन है, अगर आपको किसी पेड़ को काटने के लिए 12 घंटे दिए जाए ना, तो आप 8 घंटे तो सिर्फ उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में ही लगाइए और 4 घंटे पेड़ काटिए। आप वो पेड़ आसानी से काटेंगे बिना थकान के। लेकिन आप पूरा 12 के 12 घंटे पेड़ को काटने में लगाएंगे तो आप पेड़ को मुश्किल से काट पाएंगे और हो सकता है वो कार्य अधूरा ही रह जाए। लेकिन अगर आप 8 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार है उसे तेज कीजिए टुकड़ों में। तो उसी प्रकार गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने यही राय दी थी कि पहले आप इस देश को देखिए, समझिए। तो गांधी जी इस देश को समझने के लिए निकल पड़े। 1 साल तक उन्होंने रेल के सफ़र के द्वारा पूरे देश को देखने का कोशिश किया। वो गांधी की मूवी में अच्छे से बताया गया है। जब उन्होंने देखा देश की गरीबी को जाना, कितना ही मतलब गरीब दबे कुचले, कोई अधिकार नहीं, लोगों में कोई समझ नहीं, शोषण के तरीकों को देखा, तो उन्हें लगा कि बिल्कुल वाकई यहाँ इंडिया में प्रॉपर रूप से ये जो हमारे हथियार है सत्य अहिंसा वाले, इनके द्वारा काम करने की आवश्यकता है और इंडिया को जल्द ही अंग्रेज़ों से मुक्ति भी दिलानी होगी। तो 1915 में उन्होंने 15-16 में देश को समझा, देश का यथार्थ ज्ञान किया। 1917 में उन्होंने सबसे पहले आरंभ किया अपना अभियान, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में क्या है, 3 कठिया पत्ती थी, 3 कठिया 3/20 पत्ती। इसमें क्या था कि 20% जमीन में 3% नील की खेती करनी है, या 20 आप बीघा बोल सकते हो, उसमें 3 बीघा नील की खेती करनी पड़ेगी। नील की खेती करने से क्या होता था कि भूमि बंजर हो जाती थी, फिर उसके ऊपर कई साल तो कोई फसल नहीं उग पाती थी। तो किसान इसका तीव्र विरोध कर रहे थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज जो कि बागान मालिक थे, ज़बरदस्ती उनके ऊपर कई चीज़ें लगान वसूलते थे, लगान नहीं दे पाते थे तो उन्होंने उनको गुलाम कर लेते थे। बोला कि भाई आपने लगान नहीं दिया तो जैसा हम कहें वैसा करना पड़ेगा। तो वहाँ ज़बरदस्ती 3 कठिया पत्ती थी नील की खेती के लिए, वहाँ के लोग पीड़ित थे। तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला था, राजकुमार शुक्ल,
राजेंद्र प्रसाद, महादेव गोविंद, तमाम वहाँ के कार्यकर्ता थे, जिसमें से खास करके राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी को आमंत्रित किया था चंपारण के लिए। तो गांधी जब वहाँ गए चंपारण स्टेशन पर तो इतना हुजूम लग गया था, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल हमारा ये उद्धार करेगा, और उनकी उम्मीदों के मुताबिक गांधी ने उनका उद्धार भी किया। जब वो गए, पहले क्या था कि गांधी ने जब 1915-16 में देश को समझा था, उसी दौरान उन्होंने है ना अंग्रेजों के हित में भी कई कार्य किए थे। उनको लग गया था कि तलवार में धार दो धारी होनी चाहिए, यहां अंग्रेजों के साथ हम विरोध करके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इन्होंने, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब लोगों से अपील की थी कि आप अंग्रेजों के साथ होइए, और अंग्रेजों के साथ वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देकर उनके साथ लड़िए। तो गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, और उन्हें भर्ती वाला एजेंट के नाम से भी जाना जाता था। जब केसरी हिंद की उपाधि दी और भर्ती वाला एजेंट कहा जाता था। तब क्या है कि यहां जब ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे, तो गांधी की जब केसरी हिंद की किसी को उपाधि दी जाती है तो उन्हें आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनका सम्मान भी किया जाता है। तो वहाँ वैसे कोई अगर कोई ऐसी हुजूम में अगर नॉर्मल कोई भी आदमी जाता तो उसे कब का गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन गांधी का थोड़ा बहुत सम्मान था। लेकिन फिर भी जब इतनी भीड़ थी, एकत्रित हुए, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया गया था। तो गांधी जेल में जाने से नहीं डरते थे, वो अफ्रीका में कई बार गए थे। उनका मानना था अगर आपको काम करना है तो सरकार आपको परेशान करेगी, जेल में डालेगी, आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको कोई भी कंडीशन में हारना नहीं है। इसलिए तो मैंने दिनकर की पंक्ति वहां आपको कोट की थी कि भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, रण में नेक के नाम किया है। विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। विघ्न सामने आएंगे, सोते से हमें जगाएंगे, मन को झजोरेंगे पल पल, तन को झजोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, हमें सतपथ की ओर ही जगाएंगे। अगर विघ्न, बिना विघ्नों के कोई आगे नहीं बढ़ा है। जितने भी कार्य हुए वो विघ्नों के साथ ही हुए। विघ्नों से न डरिए। गांधी इस फिलोसफी को बहुत अच्छे से जान गए थे कि विघ्न आएंगे, शारीरिक कष्ट झेलने पड़ेंगे, मानसिक कष्ट झेलने पड़ेंगे। ये जीवन जितना कष्टों से ही गुजरेगा तो हम आगे इतने ही महान बनेंगे, जो कि एकदम चरितार्थ हुआ गांधी के इस सिद्धांत रूप में। तो जज को उन्होंने बोला था कि अगर मैंने कोई गलती की है, देश के अंदर रहकर स्वाधीनता की बात करना, देश में रहकर अन्याय की बात करना, अधिकारों की मांग करना, अगर ये कोई गलती है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं गिरफ्तार होने को हाजिर हूं। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे गिरफ्तार कीजिए, पहले के लोग गिरफ्तारी से डरते थे, लेकिन गांधी ने बोला नहीं, आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, अगर ये मेरा अपराध है, सत्य रूप में, अहिंसा रूप में आगे बढ़ना और लोगों के साथ मिलकर उन्हें अधिकारों के लिए जागरूक करना, ये अगर हमारे कोई गुनाह हो, इसको आप गुनाह माने तो बिल्कुल आपकी अगर किताब में ये गुनाह है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए। फिर जज ने उन्हें काफी टाइम होम अरेस्ट भी रखा, लेकिन पश्चात उन्होंने छोड़ा गया और इनके नेतृत्व में फिर अंग्रेजों को झुकना पड़ा और इनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति गठन किया गया जिसके महात्मा गांधी भी सदस्य थे। और जो तिनकटिया पत्ती है इसको समाप्त करने का कार्य किया गया था। तिनकटिया पत्ती समाप्त की, उसके पश्चात जो लगान की दरें हैं वो भी कम की गई थी और 35% जो उनके ऊपर पहले से लगान की दरें, जो ज़्यादा लगान था, मान लो 100% है, तो उनका 35% उन्होंने कम किया था। तो यहाँ पे गांधी जी की बहुत ही शानदार विजय हुई थी। लोगों ने गांधी में एक चमत्कार देखा, उन्होंने माना कि बिल्कुल कि गांधी आगे हमारे पूरे कार्य कर सकते हैं और देश को आज़ाद कराने इनका अहम योगदान हो सकता है। गांधी का और क्या है, इसी समय एक कांग्रेस के सम्मेलन चलते रहते थे। कांग्रेस के सम्मेलन, उनमें क्या था कि लोग गांधी यहाँ पे अपने खुद के विचार भी प्रस्तुत करते थे, पत्रिकाएं भी निकालते थे। गांधी एक बार मंच पे बोलने गए थे कांग्रेस में, तो उन्होंने बोला था कि जो ये अभी काम कर रहे हैं ये कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती है, ये गांव के लोगों से नहीं जुड़ी हुई है, बस ये आपस में ही मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं शहरी स्तर पर, और
सरकारों का साथ, गवर्नमेंट का जो उस टाइम सरकार थी उसका साथ ही दे रही है। हमें अगर देश का उद्धार करना, हमें देश को स्वतंत्र कराना है, तो कांग्रेस को गांवों में पहुंचना होगा। जब उन्होंने ये बातें वही तो लोगों के कान खड़े हो गए, नेताओं के कान खड़े हो गए। नेताओं ने जान लिया था अब तो हम नेता नहीं रहने वाला, नेता तो यही आएगा। और वास्तव में गांधी बाद में नेता बने थे। 1-2 साल में ऐसा बहुत कम लीडर हुए कि 2-3 साल में पूरी कांग्रेस का नेता बन गया, पूरा आधिपत्य उसके ऊपर स्थापित कर लिया था। जिन्ना थे उस टाइम, जिन्ना ने तो उस टाइम, जब जिन्ना तो गाड़ी में चलते थे, गांधी पैदल चलते थे, ठीक है, अपना काम स्वयं करते थे। जिन्ना एक बार गांधी के आश्रम में मिलने गया था तो उन्होंने देखा कि बकरियां पाल रहा है, ठीक है, और कोई नॉर्मल काम है, फटी हुई गंजी वंजी पहनी हुई है, कोई खास नहीं है। और जिन्ना उस टाइम कोट वोट पहना हुआ, सिगरेट मुंह में दबाई हुई है, वीआईपी गाड़ियों में चल रहा है। तो उसने बोला ये कैसा नेता है, इसको आप क्यों इतने भाव दे रहे हो, इसको हटाओ ना। तो उन्होंने गांधी को रास्ते से हटाने की भी कोशिश की थी, लेकिन जो अपने सिद्धांतों के ऊपर अडिग रहेगा उन्हें कोई भी ताकत हटा नहीं पाएगी। तो ये थे गांधी के सिद्धांत। और जिन्ना भी उतने बिल्कुल कमजोर पड़ गए थे उस टाइम, मुस्लिम लीग के उस टाइम वो करता धरता थे, लेकिन गांधी के आने के पश्चात उनकी कमजोरियां सामने आने लगी थी। लोगों ने उसकी बजाय गांधी को अग्रसर हुआ थे, गांधी की तरफ। फिर उसके पश्चात उन्होंने चंपारण को विजय किया। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल थी, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी जो कि 1918 में थी। वहां पे जाके उन्होंने, जो मिल के मजदूर थे वो प्लेग के बोनस की वजह से हड़ताल पर बैठ गए थे। उन्होंने बोला था कि उस टाइम 1918 में, आज जो कोरोना चल रहा है उस टाइम प्लेग चल रहा था। कोरोना में तो सरकारें सजग हो गई, हम देश विकसित हैं, पहले से बीमारी का पता चल गया, होम क्वारंटाइन हो गए, हर चीज़ आपने अच्छे से कर ली, मास्क पहन लिया, सोशल डिस्टेंसिंग वाला पालन किया। लेकिन प्लेग की बीमारी जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में, खत्म होने के पश्चात वर्ल्ड वॉर, प्लेग की बीमारी बहुत ही भयानक तरीके से विकृत रूप से फैली थी। और बताते हैं कि इंडिया में उस टाइम पॉपुलेशन लमसम 25 करोड़ की करीब थी, उसमें से 3 करोड़ खत्म हो गई थी। आप सोच सकते हो 25 करोड़ में से 30 करोड़, लमसम 12%, इंडिया की 12% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी उस टाइम। इतनी भयंकर बीमारी थी। तो ये प्लेग फैलने की वजह से अहमदाबाद की जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल की थी कि हमारा बोनस बढ़ाना चाहिए। इनकी मांग थी कि हमारा 25% बोनस बढ़े। लेकिन सरकार तो उल्टे, जैसे कोरोना में सबकी नौकरियां छीनने में लग गई थी, तो वहाँ सरकार नौकरियां छीनने में लगी, जो मिल वाले थे उद्योगपति वो नौकरियां छीनने में लगे, कटौती करने लगे। इन्होंने उल्टे मांग की कि हमारी कटौती मत करो, पैसे बढ़ाओ 25%। तो यहाँ पे गांधी जी आए थे, अनुसुईया बेन है जो कि उद्योगपति थे, उनकी सिस्टर थी। इन्होंने वहाँ पर गांधी का साथ दिया था। गांधी ने बोला बिल्कुल यहाँ बढ़नी चाहिए। जब इन्होंने उनकी मांग नहीं मानी तो गांधी ने यहाँ पहली बार भूख हड़ताल की थी, आमरण अनशन की बात की थी। गांधी ने बोला था कि जब तक इनको हक नहीं दिया जाएगा तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। तब यहाँ उद्योगपति समझ गए कि गांधी ने एक बार अगर यहाँ डिमांड में इनके साथ दे दिया तो इसका मानना ही पड़ेगा। तो जो गांधी ने बोला था वो डिमांड मानी गई थी। और यहाँ पे गांधी जी जब विदित हुए तो पूरे देश ने जाना कि एकमात्र ऐसा जो बंदा है जो भगवान के रूप में अवतरित हुआ है, और इंडिया में जल्द, बहुत जल्द है ना, अंग्रेजों को खदाड़ के बाहर कर देंगे। अहमदाबाद भीड़ हो गया। उसके बाद खेड़ा में यही सेम प्रॉब्लम थी। खेड़ा में था कि फसल चौपट हो चुकी थी, लेकिन किसान से ज़बरदस्त, जमींदार थे वो ज़बरदस्ती मांग कर रहे थे कि हमें राजस्व दिया जाए। किसानों के पास राजस्व था ही नहीं, फसल चौपट हो चुकी थी, ये प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, अकाल बहुत भयंकर रूप से पड़ा था। तो फिर वहाँ पे गांधी ने इनका साथ दिया था। इनका साथ देने से अंग्रेजों को, जो वहाँ के जमींदार थे, उनको पीछे हटना पड़ा। और उन्होंने, गांधी की मांग थी कि जो अगर राजस्व देने के लिए तत्पर हो, जिसकी फसल अच्छी हो उससे राजस्व लिया जाए, और जिसकी फसल खराब हो उससे ना लिया जाए। गांधी जब बात करते थे तो एक तरफा बात नहीं करते थे। गांधी वही बात करते थे जो न्यायिक रूप से सही हो, क्योंकि यह सबसे पहले जो सत्य और अहिंसा का जो सबसे पहला रूल होता है वो यही होता है कि कार्य जो भी हो न्यायिक होना चाहिए, अन्याय वाला नहीं होना चाहिए। बस गांधी का यहाँ से गांधी बने हैं। उसके बाद जब उन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था तो वहाँ अहमदाबाद एक कमेटी बनी थी, अहमदाबाद सोसाइटी बनी थी, उसके अध्यक्ष भी गांधी को बना दिया गया था। गांधी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और पूरे देश के अंदर जो भी कोई नया चीज़ होती थी, कोई कार्यालय होता था, कोई अगर सम्मेलन होता था, उनमें गांधी को बड़े सम्मान से बुलाया जाता था और गांधी वहाँ प्रेजेंट होते थे और न्यायिक बात करते भी थे। तो ये तो गांधी के शुरुआती जीवन है। अब क्या हुआ कि जब ये हो गया
1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो